सो वी वर डिस्कसिंग कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स के अंदर हमने क्या करना है, न्यू ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करना है और उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स की टाइप्स को हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अभी हमने कंस्ट्रक्टर की टाइप को सॉरी डिस्कस नहीं किया, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कौन कौन से हैं। क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसको जल्दी से देख लेते हैं। उसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की है और उसको हम फर्दर क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसका रिव्यू देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। और फिर क्वेश्चन आया था कि क्या हम सेम कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स, विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को 3-4 मरतबा कॉल किया था। दूसरी क्लास ये थी कॉन्स्ट क्लास, एंड दिस इज हाउ एक्चुअली यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। जस्ट आपकी क्लास का नेम साथ राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप उसकी बॉडी लिखते हो। ये कंस्ट्रक्टर है जो कि मोस्टली फंक्शन के सिंटैक्स के साथ सिमिलर है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन के अंदर आप वॉइड या इंट या रिटर्न टाइप मेंशन करते हो, जबकि कॉन्स्ट क्लास के यानी जो कंस्ट्रक्टर है इसके साथ आपने रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करना होता। फंक्शन का नेम आप कोई भी रख सकते हो, सम, एबीसी, अली, अक्सा, अहमद, जो रखना चाहें। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपके कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होना चाहिए और एज इट इज़ वही होना चाहिए जो कि आपकी क्लास का नेम है। इट शुड नॉट बी चेंज्ड। कॉन्स्ट क्लास आपकी क्लास का नेम है तो एज इट इज़ यही नाम हर जगह पर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। So this was little bit of explanation that we discussed in last lecture. Now we are going again back to the slides first and we will discuss in detail what different types of constructors can be. So slides के अंदर हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी न्यू कीवर्ड का यूज़ होता है या फिर जब भी नया ऑब्जेक्ट बनता है तो हम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हैं। ये थी एक छोटी सी एग्जांपल जिसमें हमने एक सम का फंक्शन लिया हुआ था और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स जा रहे थे, num1 और num2। हम सम को प्रिंट कर रहे थे। अदर देन दैट एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था जिसके अंदर कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया, जस्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट की है। एंड नेक्स्ट वन इज हमने उन्हीं कंस्ट्रक्टर्स के उसी क्लास में 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, दैट मीन्स 2 डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को एक्सेस करने के लिए। सॉरी, इस क्लास में जो हमारी लर्निंग हुई है वो ये हुई है कि इस प्रोग्राम के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पर ये भी है, ठीक है, इंट ए, इसमें भी पैरामीटर पास हुआ है, दैट मीन्स दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर भी पैरामीटर्स पास हुए हैं, स्ट्रिंग सी और इंट बी। लेकिन ये वाला लाइन, जो ये लाइन है, ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी? उसके लिए अकॉर्डिंगली जैसे हमारा सेंस है, हम यूज़ करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग है और सेकेंड इंट है, तो ये इस कंस्ट्रक्टर को तो कॉल ही नहीं कर सकती, इसने इसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। व्हाट इफ इस क्लास में ये कंस्ट्रक्टर हो ही ना, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दूं, देन इट विल गिव यू एन एरर कि आप जिस तरह के कंस्ट्रक्टर को लिख रहे हो इस तरह का कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में मौजूद ही नहीं है, ये मसला होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये नई चीज़ है जो भी हमने पढ़नी है और इस लेक्चर का हमारा एम है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में एक होता है कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाई है और आपने अपनी क्लास में उस कंस्ट्रक्टर को नहीं भी लिखा तो तब भी वो कंसिडर होता है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर के तौर पे। सो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में 2 चीज़ें हैं, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपने एक्सप्लेनेशन, आपने एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो कंस्ट्रक्टर वहाँ पर मौजूद है और आपने क्या किया कि आपने जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी वजह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स पास करते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट, दैट इज अनदर प्रोग्राम। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इसका आउटपुट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो एक क्लास है, क्लास का नाम है मेन क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है। देन कम्स 2 ऑब्जेक्ट्स, एक है ऑब्जेक्ट नेम और दूसरी है ऑब्जेक्ट नेम 1। अब जो ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम के अंदर जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट नेम 1 के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखें,
यहाँ कॉन्स्ट नेम के अंदर इंट ए लिखा हुआ है और इंट ए के अंदर आपने लिखा है कॉन्स्ट इज कॉल्ड विद वन पैरामीटर स्लैश आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट है जिसमें एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंट है और उसकी एक्सप्लेनेशन में या उसकी प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आपने लिखा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विद टू पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। अभी आपके ख्याल में इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो उसके साथ पैरामीटराइज्ड नहीं है और इस सॉरी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। और अगर आप इसी का कॉन्स्ट क्लास देखो, उसके अंदर इस वक्त पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं दोनों, लेकिन नॉन पैरामीटराइज्ड जो कि यहाँ मेंशन्ड है या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वहां पर मौजूद नहीं है। तो आपके ख्याल में अब क्या होगा? क्या ये इंट ए वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा? क्योंकि इसकी कहानी तो बहुत क्लियर है, हेलो और सिक्स, फर्स्ट है स्ट्रिंग और सेकंड है इंट, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन इस केस के लिए जहां आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और आपकी क्लास में इस तरह का नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कोई लिखा हुआ ही नहीं है, तो व्हाट कैन बी द रीजन, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? यस ऑफ कोर्स इट विल गिव यू एन एरर। किसी ने लिखा है कि ये एरर शो करेगा। कौन कौन अग्री करता है कि ये एरर शो करेगा? क्लास ये एरर नहीं शो करेगा, रिमेंबर इट, ये कभी एरर शो नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर है आपका कॉन्स्ट क्लास का डिफॉल्ट, तो ये तो अगर आपने अपनी क्लास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तब भी ये आपकी क्लास के अंदर डिफॉल्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जांपल ये एरर तब शो करेगा, मैं इसी स्लाइड को एडिट करती हूँ और मैं यहाँ पर एक पैरामीटर डाल देती हूँ, वो है स्ट्रिंग के नाम से। अब ये डिफॉल्ट नहीं रहा, अब इसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है और नीचे अकेले स्ट्रिंग की तरह का कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, अब ये एरर शो करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर क्लास के अंदर मौजूद होता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज्यूम्ड होता है, ये इस क्लास का मेंबर है। समटाइम्स कंपाइलर एक चीज में इशू ये करते हैं कि अगर आपने किसी क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखे हैं और आप डिफॉल्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वो आपको ये इशू दे देता है कि prefer to use parameterized when there is no default already mentioned in the class. अदरवाइज डिफॉल्ट ऐसी एक चीज है, ये तो आप देखें, हमने जब पहली क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना शुरू किया था, तो ये काम तो हम तब भी करते थे, तब तो हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते थे। अगर आप याद करें, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते थे और हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते थे, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इट विल नॉट गिव यू एन एरर। लेकिन इसी के अंदर मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कोई बना दिया और उसके अंदर मैंने 1, 2, 3 एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 3 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, और अभी ये डिफॉल्ट नहीं रहा, तो तब ये एरर देगा कि इसके साथ का कोई मैचिंग कंस्ट्रक्टर नहीं है जो ऑब्जेक्ट बनते वक्त जिसको ये कॉल करेगा। तो डिफॉल्ट के लिए इट विल बी ऑल ओके, अदरवाइज हर तरह के कंस्ट्रक्टर के लिए नीचे आपकी क्लास में वैसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। आई होप इट मेक सेंस। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो डू आस्क, अदरवाइज हम आगे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज, किसी का क्वेश्चन नहीं आया तो हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं? ये हमारी जो फिजिकल क्लास थी उसके अंदर भी डिस्कशन हुई थी। एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, आप जितने कंस्ट्रक्टर्स बनाना चाहें आप उतने कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि आप मल्टीपल 3 कंस्ट्रक्टर्स ऐसे नहीं बना सकते जो तीनों के तीन इंट को एक्सेप्ट करेंगे और तीनों के तीन जो है वो उनकी पैरामीटर, सॉरी, तीनों के पैरामीटर के नंबर 3 होगा, यानी वो 3 डिफरेंट इंट को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। हर कंस्ट्रक्टर एक यूनिक सेट ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू आप नया बना सकते हो, यानी आप 10 पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, 8 पैरामीटर्स वाले भी, यानी इट शुड एक्सेप्ट अ यूनिक सेट ऑफ पैरामीटर्स। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा भी आप 5 पास करो। अब ये हमारी एक एग्जांपल के ऊपर वापस जाते हैं, वहां से आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ देखें, हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ऑल ऑफ दीज? इनका कोई डिफरेंट पर्पस नहीं है। यहाँ आउटपुट में आप देखें, आपको सब के सब सेम आउटपुट के साथ शो हो रहे हैं। यहाँ आपको सब के सब सेम आउटपुट के साथ शो हो रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई पर्पस नहीं है इनका
कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है। तो इट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर अगर आपने बनाने हैं बहुत सारे, तो फिर आप ऐसे कंस्ट्रक्टर्स क्यों ना बनाए जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ हों, ताकि उनका पर्पस यूनिक हो। ठीक है, अब इनका पर्पस यूनिक नहीं है, ये सेम पैरामीटराइज्ड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हैं और इनका कोई पर्पस यूनिक नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्लाइड्स, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्लास में कैसे हो सकते हैं। अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, यस वी कैन हैव। ये हमने ड्यूरिंग द क्लास भी डिस्कस किया था कि एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पॉइंट कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स दैट इनिशियलाइजेस द पॉइंट 200। ठीक है, एक पॉइंट कंस्ट्रक्टर है, हमने अपनी मर्जी से एक पॉइंट क्लास है और उसके अंदर पॉइंट कंस्ट्रक्टर बनाया है, और वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं पास हो रहे, हमने सिंपली एक्स और वाई दोनों को 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा मैं और फर्दर थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। पहले आप मेन क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर जा रहा है और वो है स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। उससे अगले कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर जा रहा है और वो है इंटीजर टाइप का पैरामीटर। उससे अगले कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर जा रहे हैं और एक स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है। जब आप क्लास बनाओगे तो मेक श्योर कि इन सब को हैंडल करने के लिए वहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए। जैसे अगर आपने अली जो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अब यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करोगे तो मेक श्योर कि ऐसा एक कंस्ट्रक्टर ज़रूर होना चाहिए जिसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास हो रहा हो। अभी हम जाते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर आपको चाहिए एक स्ट्रिंग के साथ का कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं ये दोनों यहाँ मौजूद है या नहीं। तो जैसे ही आप कॉन्स्ट क्लास में गए हैं, ये आपकी कॉन्स्ट क्लास है, तो कॉन्स्ट क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आपने क्या किया है, सबसे पहले आपके पास एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, यानी ये वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिंग के साथ का एक पैरामीटर, एक स्ट्रिंग के साथ, वो देखें वो आपके पास यहाँ रिक्वायरमेंट मीट हो गई है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें इंट टाइप का एक ही पैरामीटर है। तो इंट टाइप का एक पैरामीटर के लिए इंट ए एक कंस्ट्रक्टर है जो मैनेज हो रहा है। फिर लास्ट में यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपके पास एक इंट है और एक स्ट्रिंग है। पहले स्ट्रिंग है और फिर बाद में इंट है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ मीट हो रही है। और ये ऐसे है, ये वही तरीका है जिसके थ्रू हम किसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर्स के अंदर स्ट्रिंग और इंट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने कंस्ट्रक्टर्स तो यहाँ लिखे हैं, ये आपके सामने है। यहाँ हमने एक स्टेप में इनिशियलाइजेशन की है, उसके अलावा और कहीं इनिशियलाइजेशन नहीं की। तो इनिशियलाइजेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। इसी क्लास में मैं एक नया कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ, या ये पुराने वाले जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए मैं ये दोनों मैं रिमूव करती हूँ, और उसकी जगह मैं एक कॉन्स्ट क्लास बनाती हूँ जिसके थ्रू मैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करूंगी। कॉन्स्ट क्लास सी ओबीजे सी ओबीजे 3 इक्वल्स टू न्यू कॉन्स्ट क्लास। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं। स्ट्रिंग के टाइप का ऑलरेडी है, यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर। सॉरी, इंट के टाइप का ऑलरेडी है, हम बाकी किसी और टाइप का ऐड करते हैं, नेम और एज। ठीक है, तो नेम हम कर देते हैं भाई अली, और एज हम कर देते हैं मे बी अराउंड 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये मैंने एक नया कंस्ट्रक्टर अब बनाना है, और कंस्ट्रक्टर किस क्लास का होगा ये भी आपके सामने है, कॉन्स्ट क्लास का मुझे बनाना है। तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करती हूँ कि यहीं पर नीचे पहले मैं उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉन्स्ट क्लास, जैसे मेरी क्लास का नेम है एज इट इज़ मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट ये एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग, तो मुझे इसमें पहले लिखना है स्ट्रिंग नेम। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये एक्सेप्ट कर रहा है इंट एज, तो मुझे एज इट इज़ एज की डेटा टाइप और स्ट्रिंग की डेटा टाइप नेम की डेटा टाइप मेंशन करनी है जो कि स्ट्रिंग है।
यहाँ पर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ेशन कैसे करूँगी? इस क्लास में कोई वेरिएबल्स होने चाहिए जिनको मैं इनिशियलाइज़ करूँ। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ नेम एक वेरिएबल है, दूसरा इंट एज एक वेरिएबल है मेरे पास, दूसरा है स्ट्रिंग नेम के साथ, ठीक है? NAME। अब इन्हीं दोनों को मैंने इनिशियलाइज़ करना है बाय यूज़िंग कंस्ट्रक्टर। तो मैं कैसे इनिशियलाइज़ करूँगी कि इसको मैं कह देती हूँ क्लास की एज, ठीक है? यानी वो जो क्लास का वेरिएबल है, और इसको मैं कहती हूँ क्लास का नेम, यानी वो जो कि क्लास के सी नेम के साथ मौजूद है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं कैसे इनिशियलाइज़ करूँगी, इस सी एज वैल्यू और इस सी नेम की वैल्यू इज़ इक्वल टू ये वाला नेम और इज़ इक्वल टू ये वाला एज। यानी वो वाला पैरामीटर जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू इस एज और इस नेम को असाइन हो जाएगी। वो वैल्यूज़ जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इन दोनों वैल्यूज़ वैल्यूज़ को असाइन हो जाएंगी। तो यही तो होता है इनिशियलाइज़ेशन में, कि हमने डिक्लेरेशन की होती है चीज़ें और फिर हम उनको इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं। और ये इनिशियलाइज़ेशन कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर आपने एक वेरिएबल मेंशन किया, दैट इज़ सपोज़ सी एज, और दूसरा है सी नेम, इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, इनको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर का जो सोल पर्पस है वो हमेशा से ये रहता है कि कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ एक वेरिएबल है सी एज, दूसरा है सी नेम, तो इनको हम इनिशियलाइज़ करते हैं। मैं इनिशियलाइज़ कैसे करूँगी, सी एज इक्वल्स टू एज, राइट? वो वाली एज जो यहाँ से आप पास कर रहे हो, दैट इज़ 20। ऑटोमेटिकली इस एज की वैल्यू क्या बन जाएगी, 20। नेक्स्ट इज सी नेम, जिसका मतलब ये हुआ ऑटोमेटिकली इसकी नेम की वैल्यू क्या बन जाएगी, अली, जो आप यहाँ से पास कर रहे हो। तो कंस्ट्रक्टर का सोल पर्पस है आपने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है। वो हमने कैसे इनिशियलाइज़ किया? यहाँ से वैल्यूज़ पास की और वो उस क्लास के अंदर आके इनिशियलाइज़ हो सकती हैं। ये इतना कोई मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है और इसके हम बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और भी कर सकते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू यानी हम डायरेक्टली यहाँ इसको वैल्यू दे सकते हैं, इज़ इक्वल टू 5, इज़ इक्वल टू यहाँ पर उसका नेम दे दो, कोई भी नाम दे दो। तो यहाँ पर भी हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ेशन और यहाँ डायरेक्ट इनिशियलाइज़ेशन के अंदर थोड़ा-सा फ़र्क है। वो ये कि कंस्ट्रक्टर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू फ्लेक्सिबल होकर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। यानी एक पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टर में हम ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं, दूसरे पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टर में हम किसी और स्टूडेंट की वैल्यूज़ दे सकते हैं, तीसरे में किसी और, यानी हम प्रोग्राम को एक ही दफ़ा इनिशियलाइज़ नहीं कर देते, बल्कि अपनी नीड्स के मुताबिक उसको वैल्यूज़ पास करते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एज और नेम दोनों जो हैं वो इनिशियलाइज़ हो गए हैं। अभी सपोज़ मैं इनको इस क्लास के अंदर से अगर प्रिंट करना चाहूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर मैं लिखूँगी नेम इज़, आपको पता है हम यूज़ करते हैं प्लस नेम, और यहाँ आ जाएगा सेमीकोलन। देन उसके बाद आप एज प्रिंट करना चाहते हो, तो हम लिखेंगे एज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ये चीज़ें आप याद रखें, ये बहुत बेसिक हैं और आई सपोज़ कि अभी तक ये आपको आनी चाहिए। एज इज़ प्लस ऑफ एज, ठीक हो गया, सेमीकोलन। अभी अगर यहाँ आप प्रिंट करोगे ना, तो यहाँ पर नेम और एज से ये नेम और ये एज प्रिंट होगा, यानी वो वैल्यू जो अली और 20 है। एक्चुअल में तो इस क्लास में जो वेरिएबल्स हैं वो हैं सी एज और सी नेम, दैट मीन्स क्लास वाला एज और क्लास वाला नेम। तो हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या उनके अंदर भी वैल्यूज़ आई हैं या नहीं। अगर उनके अंदर भी वैल्यूज़ आई हैं, इसका मतलब है हमने उनको ठीक इनिशियलाइज़ कर लिया है, और हमारा पर्पस ही ये था कि हम क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करें। क्योंकि ये दोनों तो वो वेरिएबल्स हैं जो हम, ये वाले वेरिएबल्स जो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या हमने यहाँ पर सी एज और सी नेम के थ्रू वैल्यूज़ जो है वो इनके अंदर स्टोर करवा ली हैं या नहीं? सी एज की वैल्यू देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, और सी नेम की वैल्यू देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। और फिर एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाते हैं, इस सम को मैं चेंज करके प्रिंट बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं प्रिंट करके देखती हूँ कि आया यहाँ पर असाइन की हुई वैल्यू यहाँ पर एक्सेसिबल है या नहीं। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप है, फिलहाल फर्स्ट स्टेप देखते हैं। इसको मैं रन कर रही हूँ। सबसे पहले ये शो करेगा कंट्रोल इन मेन क्लास जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, फर्स्ट फिक्स दैट प्रॉब्लम।
मेथड सम हमने चूँकि नीचे से चेंज कर दिया है और मेथड प्रिंट है, तो फिर या तो आपको इसको प्रिंट बनाना पड़ेगा या फिर इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं हटाने के बजाय सिंपली इसको प्रिंट बना देती हूँ ताकि ये हमारे काम करे। ओके, देयर इज़ नो एरर नाउ। सबसे पहली चीज़ आपने क्या की कि ये जो कॉन्स्ट क्लास है, यहाँ से आपने शो करवाया कंट्रोल इन द मेन क्लास जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब यहाँ पर ना मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी था, किसी से मैंने पूछा था अभी क्लास में कि अगर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हटा दूँ तो ये एरर देगा या नहीं? तो इसको भी हम हटा कर देखेंगे लेकिन नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या चीज़ है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, पहले नॉन पैरामीटराइज्ड था, उसने सिंपली शो कर लिया कंस्ट्रक्टर विद 0 पैरामीटर्स, यानी ये लाइन 21 वाला एग्जीक्यूट हो गया और ये इसने शो कर दिया है कि विद 0 पैरामीटर। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं लाइन 21 ताकि पता चल जाए ये कौन से वाली लाइन के अंदर मौजूद है, लाइन 21 में है हमारा कंट्रोल। ठीक है, पी नहीं, मैं इसको लिखती हूँ CT, दैट मीन्स कंट्रोल एट लाइन 1। ठीक है, लाइन 21, लाइन 22 कर लो बेशक या 21 कर लो। कंट्रोल वहाँ से शिफ्ट हुआ डायरेक्ट कहाँ पर, लाइन 21 या 2 के ऊपर, इस जगह पे कंट्रोल शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद वापस ये जाएगा और COBJ3 के थ्रू ये हमारे पास किन कंस्ट्रक्टर्स में जाएगा, ऐसे कंस्ट्रक्टर्स में जहाँ स्ट्रिंग होगा आपका एक पैरामीटर और दूसरा होगा इंट। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए इसको कंस्ट्रक्टर ढूंढना है ये वाला, और ये इसमें आ गया। इसने इनिशियलाइजेशन की, सी एज और सी नेम को हमने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइज किया और फिर हमने वैल्यू प्रिंट की, तो ऑटोमेटिकली नेम इज़ अली शो हो रहा है, यानी सी नेम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। और एज इज़ शो हो रहा है, कितनी हमने पास की है, 20। तो ऑटोमेटिकली एज भी इनिशियलाइज हो गई है और दैट इज़ सी एज, और वो क्या है, 20। दैट मीन्स हमारा जो मकसद था पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करने वाला, वो हमने यहाँ से इनिशियलाइज कर लिया है। अब नेक्स्ट इज, ये कंस्ट्रक्टर ऐसा है दैट इज विद 2 पैरामीटर्स। ऑटोमेटिकली अगर आप देखो तो ये उसके बाद ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करे जिसमें 5 और 6 दोनों इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। यहाँ दोनों इंट है, नहीं ये नहीं कॉल होगा। यहाँ दोनों इंट है तो दैट मीन्स ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसने हमें शो कराना है कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स। साथ में ये भी लिख सकता है, कंट्रोल के लिए मैं लिखती हूँ CT डैश, कंट्रोल कहाँ चला गया, लाइन 34 पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल चला गया। ठीक है, तो ये साथ में हमें शो करवा देगा कंट्रोल। ये लास्ट में हमने 2 दफ़ा प्रिंट को कॉल किया है, और प्रिंट को फर्स्ट टाइम हमारे कॉल करने पे उन्होंने शो कराया है, ये है सम फंक्शन। फिर सेकंड टाइम हमने कॉल किया है तो सेकंड टाइम भी सम फंक्शन। फर्स्ट टाइम वाला सम फंक्शन ये है, सेकंड टाइम वाला सम फंक्शन वो नीचे है, और ये यहाँ से जाके हमें शो कर रहा है। ओवरऑल ये प्रोग्राम की जिसमें हमने मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस किया है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन योर माइंड। मैम जब हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर होंगे सेम नेम और सेम टाइप के साथ, जी, तो जी। एरर जनरेट होगा? ओके, लेट्स डू दैट। मैं क्या करती हूँ, यहाँ ये 5 6 मैंने इधर लिख लिया दिस, ठीक है, कॉलिंग के वक़्त, और यहाँ पर मैं दोबारा लिखती हूँ 5 6। अभी ये क्या करेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने 2 बनाए हैं, ठीक है, विद द सेम कंस्ट्रक्टर, तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा, ये 2 टाइम्स उसको कॉल कर देगा सिंपली। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 2 सेम टाइप के साथ, ओके, मैंने ऑब्जेक्ट का नेम चेंज नहीं किया, आई नीड टू चेंज द ऑब्जेक्ट नेम। तो 1 2 3 है, इसको मैं 4 कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एरर जनरेट नहीं होगा, ये सिंपली इसी 5 6 वाले कंस्ट्रक्टर को 2 टाइम्स कॉल कर देगा। ये देखें, कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर कंट्रोल लाइन 34 कंट्रोल लाइन 34, 2 टाइम्स इसने कॉल कर दिया है। लेकिन व्हाट इफ मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर दोबारा एक ऐसा ही कंस्ट्रक्टर लिखूँ जो कि 2 पैरामीटर सॉरी जो कि 2 इंटीजर को कॉल कर रहा है। अब क्या होगा? अब ये देखें, क्वेश्चन ये था कि 2 सेम पैरामीटर्स हम लिख सकते हैं, इंट पी एक्स कॉन्स्ट क्लास, ये तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये क्या है, ये एग्जैक्टली सेम है, इनके अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। वैसे तो कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं पैरामीटर से, तो अगर मैंने एग्जैक्टली सेम पी एक्स पी वाई यहाँ पर 2 इंट लिख दिए हैं, यहाँ पर भी 2 इंट, क्लास नेम भी सेम है, तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया।
मतलब इसका कोई मकसद ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आप सेम टाइप के 2 कंस्ट्रक्टर लिखो, जब आपने वही 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ करने हैं, तो वो आप इसके थ्रू जो इनिशियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? इवन अगर आप नीचे वाले में px के बजाय lx या ly कर लेते, स्टिल दैट इज़ नॉट फाइन। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव से आंसर कर दिया है। पहला पर्सपेक्टिव ये था कि यहाँ पर हमने पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर 2 लिख लें सेम। यहाँ पर लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टर को हम 1000 टाइम्स कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए फ़र्क पड़ रहा है कि पर्पज़